हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका पूर्व में जो विस्तार है वो आलमगीरपुर यूपी तक होता है। इसका पश्चिम में सूद का गैंडोर पाकिस्तान तक जाता है। दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक, और उत्तर में मांडा में कश्मीर तक जाता है। अच्छा, ये फ्लरिश कब हुई थी, मतलब इस सभ्यता कब से शुरू होकर कब तक इसका माना जाता है, तो 2500 से लेकर 1750 तक इसका माना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ओके। अच्छा, 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज करी थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। 1922 में आर के बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे क्या है कि प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है या प्रमुखताएं इसकी क्या है। जैसे पक्की ईंटें प्रयुक्त हुई थी, और ईंटों का जो अनुपात था वो 1:2:4 का अनुपात था। गलियां जो इसकी थी वो समकोण पर मिलती थी, मतलब यहाँ से एक गली आएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ये समकोण पर 90 डिग्री पर मिलती है। ठीक है। शहर मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था, ऊंचा शहर और नीचा शहर। ठीक है, जिसके ऊंचे में प्रशासनिक कार्य राजा वगैरह रहते थे, अधिकारी वगैरह रहते थे, जिसको हम सिटाडेल या दुर्ग भी कहते हैं। लोअर टाउन में आम जनता रहती थी, हमारी तुम्हारी तरह। ठीक है, चलिए। हड़प्पा रावी नदी के, जैसे देखिए, कुछ स्थान से आप, कुछ जो प्लेसेस है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे हैं और वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिली थी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और वहाँ मिला गया था हमें अन्ना गृह, मतलब जहाँ अनाज को हम इकट्ठा करते हैं, अन्नागार, वहाँ पे मिला था। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की नदियाँ भी पूछ लेता है। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी पर था, सिंधु। अच्छा, वहाँ मिला हमें क्या है, महान स्नानागार, मतलब नहाने के लिए बाथरूम जो होता है वो मिला है हमें। यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति, मतलब जिसको हम मेलोनी कह देते हैं, और दाढ़ी वाला पुरुष मतलब मोदी जी, ऐसे याद रख सकते हैं। नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाला पुरुष, ये कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में। लोथल जो है वो प्राचीन बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। धौलावीरा ये गुजरात में, और यहाँ विशाल जना से मिला था। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है वो दो पार्टों में है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती। धौलावीरा का जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। अच्छा, महान स्नानागार का आपको डायमीटर कभी कभी पूछ लेता है, जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 24 मीटर गहरा था। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यह है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से कौन सा डील करता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 तक हैं। ये भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये हमने लिए कहाँ से, ये इसको हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है। यूएसओ में किससे, अधिकार का घोषणा पत्र, अधिकार का घोषणा पत्र से हमने इसको लिया हुआ है। अच्छा, इसको संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। संविधान की आत्मा भी हम इसको ही बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं इनको संविधान की आत्मा बोल दिया जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा इसको बोल दिया जाता है। प्रारंभ में ये 7 हमारे थे, मतलब 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, बस इसको अब हमने 6 कर दिया है। एक हमने कहा, एक हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1978 में, इसको हटा के हमने वो हमारा प्रॉपर्टी राइट था, संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब हमने 300A में पहुंचा दिया है, भाग 12 में। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, ये निरपेक्ष नहीं होते, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ये अस्थाई नहीं होते, ये हमारे स्थायी नहीं होते हैं। आपातकाल के दौरान इनको सीमित भी किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान 20 और 21 कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा एज इट इज़ रहने वाले हैं। ठीक है, चलो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई पेज रहता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले 12 से 35 तक ये आपको मिल जाते हैं। 12 में क्या है, 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य हमारे वो कोई सा भी निकाय हो सकता है, कोई भी सरकारी चीज़, अर्ध सरकारी चीज़, वो सारी चीज़ें हमारी राज्य की परिभाषा में आ जाती है। जैसे सरकार हो गया, संघ हो गया, कार्यपालिका भारत की संसद, नगर पालिका, LIC, इवन गांव की हमारी जो ग्राम पंचायत है वो भी हमारा एक राज्य से हम परिभाषित कर सकते हैं इसको। ठीक है, 13 में क्या है कि आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 डील करता है कि जैसे कोई भी मौलिक अधिकार के से कोई भी कानून बनता है और वो असंगत है, ठीक है, वो इसके फेवर में नहीं है, तो कोर्ट उसको क्या करता है, नुल एंड वॉइड घोषित कर सकता है।
चलिए अब यहाँ से मेन है, फटाफट से ये कर लेते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से शुरू होकर 18 तक जाता है। नंबर 2 में आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से शुरू होगा और हमारा जाएगा 22 तक। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 में मिल जाता है हमें। इसकी जो डिटेल क्लास रहेगी मैं वो आपको पॉलिटी की क्लास में कराऊंगा। अभी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने वाली है, वरना इसको इसी में ख़त्म करके मर्ज कर देते हैं। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 25 से 28 तक। नंबर 5, जो हमारे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार रहते हैं वो कहाँ आते हैं? तो ये हमारे आ जाते हैं 29 से और 30 तक। बाकी के जो बचता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, तो ये आपको मिल जाते हैं 32 से 35 में। अच्छा, इसमें एक 33 आर्टिकल नंबर 33 जो रहता है वो क्या है? तो ये आर्म फोर्स से रिलेटेड है। मतलब जब आप फौज में जाते हैं ना तो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, आपके कुछ अधिकार कट जाते हैं और आप उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज़ आर्टिकल 33 में कही गई है कि जो आर्म फोर्स से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस बन सकते हैं, कुछ अधिकार को नहीं दिए जाते आर्म फोर्सेस वालों को, तो वो आर्टिकल 33 में आते हैं। ओके, चलिए, सबसे बड़ा ग्रह हमने पढ़ा था ये बृहस्पति है। चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए, बने रही वीडियो के लिए। और पीवाई की सीरीज़ बहुत ही कारगर आपको साबित होने वाली। देखिए, हमने इसमें मैक्स टू मैक्स वैसे तो 15 क्वेश्चन लिए, लेकिन अगर आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो हमने कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिए इतनी ही देर में। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए मैं और आपको पीवाई क्यू लेके आने वाला हूँ अच्छे अच्छे। ये हमारी डेली बेसिस पे रहेगी, इवनिंग में आपको क्लास अपलोड आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगी, वहाँ देख के आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, ये जो नोट्स हैं वो चाहे तो आप इसी पीडीएफ को पढ़ते रहिए दोबारा दोबारा, या फिर चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पीडीएफ जो आपको रहेगी वो कहाँ मिलने वाली है? अग्निपथ वॉरियर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलने वाली है। कोई भी अपडेट आपको अग्निपथ वॉरियर जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ मिलेगी, और यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास अपलोड मिल जाएगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कनेक्टेड मी ऑन द इंस्टाग्राम, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो आर्मी, वायु, नेवी तीनों के लिए जीके जीएस तो सेम रहने वाली है, राइट। उसके बाद आपको टीए, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबी, मतलब जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ना, उसके जो जीके जीएस आती है वो भी सिमिलर रहती है। इवन आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड्स या फिर स्टेट पुलिस किसी भी के लिए आप इस सीरीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद आप अपने पीवाईक्यू लगा के देखिएगा, इसके बाद आप कोई मॉक लगा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप में है। देखिए, एक क्लास में तो इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, चीज़ें जब आप 5 से 6 क्लासेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिलीव मी एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा रखें, दोनों मिलकर इस बार पेपर का धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। बने रहिए। थैंक यू सो मच।